हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपाईएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस पॉलिटी के लेक्चर में कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1। ओके, सो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी में। ओके, और इसको हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम कवर करेंगे फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 22। इसमें बेसिकली हम बेसिक्स कवर करेंगे प्लस दो की फंडामेंटल राइट्स, दैट इज राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम हम कवर करेंगे। फिर पार्ट 2 में हम रिमेनिंग फंडामेंटल राइट्स कवर करेंगे। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, कुछ लोग जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे होंगे, इफ देयर आर सम पर्सन्स हु आर ज्वाइनिंग अस राइट नाउ, फॉर देम आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म देम, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आई वुड लाइक टू टेल देम दैट प्रेप आईएएस ने 3 मंथ्स का कंप्लीटली फ्री क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 लॉन्च किया है। ओके, एंड ये कंप्लीटली फ्री है। इसके सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। ओके, एंड प्लीज अगर आपको ये क्रैश कोर्स यू कुड रजिस्टर फॉर दिस क्रैश कोर्स इन दी गूगल फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इस क्रैश कोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्टली, ये कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज देगा, मतलब स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे, डायनामिक पोर्शन कवर करेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। और जो स्टडी मटेरियल और नोट्स भी आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। यू विल गेट स्टडी मटेरियल एंड नोट्स ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। एंड टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। सो प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर स्टडी मटेरियल एंड नोट्स। एंड ऑल्सो सीसैट भी हम कवर करेंगे इसमें, सीसैट पेपर 2 जो हम लोग देख रहे हैं कि काफी टफ हो रहा है डे बाय डे। ओके, सो सीसैट पेपर 2 जो आता है उसको भी हम कवर करेंगे। ओके, यहाँ पर फैकल्टी की डिटेल्स है, राइट। सो अगेन, फॉर डिटेल्ड शेड्यूल एंड रजिस्ट्रेशन लिंक आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, राइट। और जो भी कोई भी डाउट अगर आपको इस लेक्चर में या इस क्रैश कोर्स के किसी भी लेक्चर में आए, आप प्लीज वो डाउट्स अपने डाउट फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें लिखिए। हम संडे को वो डाउट्स डेफिनेटली एड्रेस करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है, वी हैव टू सी बेसिक्स अबाउट फंडामेंटल राइट। कि क्या बेसिकली फंडामेंटल राइट होता क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल राइट, और व्हाई वी आर कॉलिंग दीज राइट्स फंडामेंटल राइट। क्योंकि देखो, राइट्स बहुत बहुत ब्रॉड है। राइट्स मतलब इंडिविजुअल के पास बहुत डिफरेंट टाइप के राइट्स होते हैं, बट उनमें से कुछ राइट्स ही फंडामेंटल होते हैं। तो ये ऐसी क्या चीज है जो इन राइट्स को फंडामेंटल बनाती है, वो देखेंगे हम। एंड सम बेसिक्स अबाउट देम कि कहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाई करती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे लाई इन पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। ओके, एंड दे आर कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दे आर कॉल्ड मैग्ना कार्टा। सो बेसिकली मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा जो इंग्लैंड में लाया गया था इन 11th सेंचुरी, सॉरी इन 13th सेंचुरी, जिसमें भी एक तरीके से राइट्स मेंशन थे कि क्या राइट्स हैं लोगों के। ओके, इसी टाइप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अंडर पार्ट 3 इन आर्टिकल 12 टू 35 जो पीपल हैं, उनके जो जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनके राइट्स दे रखे हैं। ओके, और इस दिस वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में था बिल ऑफ राइट्स। ओके, बिल ऑफ राइट्स, तो उसमें भी इसी टाइप से फंडामेंटल राइट्स दे रखे थे सिटीजन्स के लिए। तो वहां से हमने ये इंस्पिरेशन ली है। ओके, एंड दे एम टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ओके, ये एम करते हैं, फंडामेंटल राइट्स का एम क्या है? टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सो प्लीज इसको ध्यान रखिए, कई बार ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर मेंट टू प्रमोट सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, राइट। सो दे आर मेनली एम टू प्रमोट आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। आगे हम देखेंगे सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। ओके, and also they operate as limitations on tyranny of executive and arbitrary laws of legislature। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स लिमिट्स हैं ऑन पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, दैट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, राइट। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है उनकी पावर्स के ऊपर लिमिटेशंस है। मतलब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्जीक्यूटिव बनाया, लेजिस्लेचर बनाया, जुडिशरी बनाया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है, दे हैव वेरियस पावर्स, बट उनकी पावर्स ऐसा ना हो कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज करें। इसीलिए लोगों को उनकी टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर, ये फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। और जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है हमारे, ओके, दे कैन नॉट वायलेट दीज राइट्स। ओके, दे कैन नॉट वायलेट दीज राइट्स। ओके,
So these rights are guaranteed and protected by the constitution itself. Okay, that's why they are fundamental. Why? Because constitution is the fundamental law of the land. और जब फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड में ही हम कोई राइट्स दे रहे हैं, सो दोज राइट्स कैन बी कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. ओके, दीज राइट्स आर डायरेक्टली गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. और दूसरा रीजन क्या है इनको फंडामेंटल कहने का, दैट दीज राइट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स. ओके, मतलब किसी भी पर्सन के टू डेवलप एंड लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, एक मीनिंगफुल लाइफ लिव करने के लिए ये राइट्स बहुत ही एसेंशियल हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर देखो यहाँ पर हम बोल रहे हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स एसेंशियल हैं. क्यों? जैसे आपको अगर आपको कहीं आपका रिलीजियस बिलीफ है, तो उसके लिए आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन चाहिए. तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? एक फंडामेंटल राइट है. So that in that way, these rights are essential for development of all round development of individual. So that's why, because of these two reasons, it is called fundamental rights. Okay, and there are limitations on executive as well as legislature, कि executive और legislature अपनी power ऐसे नहीं use कर सकते arbitrary तरीके में कि that they would undermine fundamental rights. Okay, and they aim to promote a political democracy मतलब rule of people. Okay, that means people are the ultimate source of authority. Okay, तो कुछ characteristics और हम देखेंगे fundamental rights के. there are some other characteristics that you should know about fundamental rights. So there are some rights only available to citizens. Okay, what are these rights? These rights are under article 15, article 16, article 19 and article 29 and 30. तो ये rights as already मैंने बता रखा है, हम 15, 16, 19 तो अभी देखेंगे और 29 एंड 30 सेकंड पार्ट में देखेंगे. ओके, सो कौन से राइट्स ओनली अवेलेबल टू सिटीजन? 15, 16, 19 एंड 29 एंड 30. इसके इन जो आर्टिकल्स के अंदर जो फंडामेंटल राइट है वो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है. ओके, ऑल्सो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट. मतलब ऐसा नहीं है कि ये राइट्स एब्सोल्यूट टोटली एब्सोल्यूट है, इनको कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता है, कोई अमेंड नहीं कर सकता है, कोई nobody can do anything against this right. Basically these rights can be restricted subject to the that they are reasonable restrictions. So these rights can be restricted with reasonable restrictions. Okay, मतलब इन rights को restrict किया जा सकता है, but वो restrictions जो होनी चाहिए वो reasonable होनी चाहिए. Okay, arbitrary नहीं होनी चाहिए, किसी cause के लिए होनी चाहिए, proper restrictions होनी चाहिए. Okay, और आगे आप देखोगे कि इनफैक्ट जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल्स के अंदर ही बता रखा है कि किन केस में इनको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, दे आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट. मतलब जो स्टेट मतलब इंडियन स्टेट मतलब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. तो इनके अगेंस्ट अवेलेबल है. मतलब ये अगर स्टेट ये लोग अगर आपका राइट वायलेट नहीं कर सकते. ओके, दे कैन नॉट वायलेट योर फंडामेंटल राइट्स. इफ दे वायलेट योर फंडामेंटल राइट्स यू कैन गो टू दी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. ओके, ये भी एक फंडामेंटल राइट है जो हम आगे देखेंगे. सो फर्स्टली यू शुड नो दैट दे आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, बट कुछ ऐसे राइट्स हैं विच आर अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ओके, देयर आर सम राइट्स विच आर ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स. तो हम आगे देखेंगे ऐसे कौन से राइट्स है, बट मोस्टली ये स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है. मतलब जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते. ओके, नाउ दे आर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन नेचर. कुछ राइट्स नेगेटिव हैं, मतलब कुछ राइट्स ये बोलते हैं कि स्टेट कैन नॉट डू दिस. ओके, स्टेट कैन नॉट डू दिस. ओके, सो इन दैट सेंस दे आर नेगेटिव बिकॉज दे आर रिस्ट्रिक्टिंग दी स्टेट. वो स्टेट को रोक रहे हैं कुछ करने से जो फंडामेंटल राइट्स को इंक्रोच करेगा. ओके, और कुछ होते हैं पॉजिटिव. सो पॉजिटिव इन द सेंस कि कुछ चीजें जो है सिटीजन्स को एम्पावर करती है कि सिटीजन्स ये चीजें कर सकते हैं. So they empower the citizens that citizens can do these things. So in that sense they are positive. So positive कौन से rights हो गए? जो citizens को allow करते हैं या जो citizens को right देते हैं that they can do these things. Like they can travel freely throughout the country of India. जब आप article 19 पढ़ोगे तो उसमें right है that citizens जो हैं they can travel freely throughout the country of India. Okay, या they can settle anywhere. So ये उनको enable करते हैं. तो in that sense it is positive. और negative कैसे? Negative जैसे आप पढ़ोगे कि जो आर्टिकल 21 के अंदर कहा गया है कि स्टेट कैन नॉट टेक अवे लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन. ओके, सो आर्टिकल 21 में जैसे दे रखा है दैट स्टेट कैन नॉट टेक लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन. सो इसमें ये नेगेटिव हो गया
और पॉजिटिव कैसे, जैसे आर्टिकल 19 में दे रखा है कि सिटीजन्स हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सिटीजन्स हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब वो कहीं भी चाहे जहां मूव करना चाहे वहां मूव कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन नेचर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे आर जस्टिसेबल। मतलब आपने पढ़ा होगा कि प्रीएम्बल वाज नॉट जस्टिसेबल, मतलब अगर प्रीएम्बल के प्रोविजंस फॉलो नहीं हुए तो ऐसा नहीं था कि वन कुड टेक दी स्टेट टू दी कोर्ट्स एंड देन ट्राई पुट प्रेशर ऑन देम, या कोर्ट्स उनको डायरेक्शन दे कि यू नीड टू इन्फोर्स दिस। ओके, बट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, मतलब अगर इफ state violates these fundamental rights, one can go to the courts and ensure that their fundamental rights are enforced. तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, मतलब अगर स्टेट वायलेट करता है आपके फंडामेंटल राइट्स तो आप कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट के थ्रू आप एक ऑर्डर ले सकते हो कि आपके ये जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इन्फोर्स किए जाएं। ओके, नेक्स्ट, दीज कैन बी अमेंडेड, सो फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, प्लीज नोट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट subject to basic structure, right? So फंडामेंटल राइट्स अमेंड तो कर सकते हैं, बट ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते कि जो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करे। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स में कुछ जो फंडामेंटल राइट्स के एस्पेक्ट्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्हें चेंज नहीं कर सकते। ओके, नाउ फंडामेंटल राइट्स कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 में जो राइट्स हैं, साथ ही साथ जो आर्टिकल 19 में जो राइट है, इट कैन बी सस्पेंडेड इन नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। सो जब हम नेशनल इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इमरजेंसी लगने पे कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं और कौन से नहीं होते और किस कंडीशंस पे होते हैं। ओके, सो आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है कि जो ड्यूरिंग ओनली नेशनल इमरजेंसी, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ही फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स के ऑपरेशन पे कई लिमिटेशंस हैं। ओके, कई जगह उनका ऑपरेशन लिमिट हो जाता है, जैसे आर्टिकल 31A, 31B, 31C, ये हम पार्ट 2 में जब पढ़ेंगे तो इनको क्लियरली देखेंगे। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34। सो बेसिकली जैसे आपका 31B है 9 शेड्यूल को लेकर, तो कोई भी लॉ अगर 9 शेड्यूल में है और वो फंडामेंटल राइट्स को ओवररूल करता है, सो देन इन दैट केस फंडामेंटल राइट्स क्या है, इन दैट केस दे कुड रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो यही चीजें जो हैं ये हम डिटेल में पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, सिमिलरली 33 और 34 भी हम डिटेल में पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, बेसिकली 33 में ये दे रखा है आपको कि पार्लियामेंट कैन मेक कैन रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू आर्म्ड फोर्सेस के लिए फंडामेंटल राइट्स का एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्ट कर सकती है पार्लियामेंट। ओके, सिमिलरली आर्टिकल 34 मतलब मार्शल लॉ के ड्यूरिंग मार्शल लॉ दी फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड। ओके, तो बट अगेन वी विल कवर दीज थिंग्स इन डिटेल अप अहेड। ओके, ये चीजें हम डिटेल में आगे कवर करेंगे पार्ट 2 में। ओके, राइट नाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रॉडली जो है फंडामेंटल राइट्स आर क्लासिफाइड इन दीज सेवन पोर्शंस। ओके, 7 पोर्शंस में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, दैट इज अंडर आर्टिकल 14 to 18। सो राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 to 18। राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 and 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29, 30। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी। सो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31। ओके, but please remember this, but after 44th constitutional amendment act, it is no more a fundamental right, but now it is a legal right under article 300A. Okay, so article 300A ke under it is a legal right. Okay, and lastly and most importantly, right to constitutional remedies. In fact, this right ensures all these rights. Right to constitutional remedies is key to ensuring all the other fundamental rights. यानी अगर right to constitutional remedy नहीं होता तो दूसरे सारे फंडामेंटल राइट्स मीनिंगलेस बन जाते, राइट। सो अगेन पार्ट 2 में जब हम ये राइट के बारे में पढ़ेंगे व्हाट इज दिस राइट, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज आपने देखा कि जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं दे आर गिवन मोस्टली अगेंस्ट द स्टेट। तो स्टेट के अगेंस्ट मतलब दैट मीन्स द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर।
लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या एग्जीक्यूटिव। तो स्टेट की पूरी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन की स्टेट के अंदर क्या आता है, राइट क्योंकि आप देखोगे जब ये फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स पढ़ोगे आप, हर उसमें लिखा हुआ है स्टेट शुड नॉट डू दिस, स्टेट शुड नॉट डू दिस। तो ये स्टेट क्या है, व्हाट इज स्टेट? सो ये दिया हुआ है आर्टिकल 12 के अंदर कि स्टेट क्या है। जब हम स्टेट वर्ड यूज करते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए तो उसका मतलब क्या है। सो आर्टिकल 12 में दे रखा है स्टेट का मतलब हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट्स एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। ऑल लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज मतलब PRIs या दैट PRIs और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। ओके, जो लोकल बॉडीज है, अर्बन लोकल बॉडीज हो गई, ओके, एंड रूरल लोकल बॉडीज। तो सारी वो लोकल अथॉरिटीज जितनी भी हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट। ओके, स्टैच्यूटरी एंड नॉन स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज, they are also part of the state. Okay, and Supreme Court also held that even a private body, यानी कोई प्राइवेट कंपनी भी होगी, अगर वो किसी स्टेट के लिए कोई काम कर रही है, देन इट विल बी अंडर द परव्यू ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। मतलब उसके ऊपर भी फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन, मतलब उसको भी रिस्पेक्ट करने पड़ेंगे। इवन अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट, इफ इट इज वर्किंग फॉर अ if it is working for a state, right, so then it cannot violate the fundamental rights. Okay, so I hope you now know ki what is state and it is given under article 12. Okay, next aata hai article 13, very important. So article 13 says that ki koi bhi law, if there is any law which is inconsistent with fundamental right, then it will be void. Okay, so it says that all laws inconsistent with और इन डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट शेल बी वॉइड। मतलब कोई भी लॉ ऐसा बनाया गया है जो फंडामेंटल राइट्स को अंडरमाइन करता है या फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर करता है या उनको रोकता है फंडामेंटल राइट्स को, सो ऐसे लॉज होंगे वॉइड। मतलब दे विल नॉट बी दे विल बी स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो अब लॉ का मतलब क्या है? अगेन लॉ वर्ड को डिफाइन किया गया है इधर। सी हमने कहा है कि ऑल लॉज, सो हमें लॉ वर्ड को भी डिफाइन करना होगा, राइट। सो लॉ को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 13 में ही। द वर्ड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉ? इट मींस परमानेंट लॉज जो आपके पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। ओके, टेम्परेरी लॉज जैसे ऑर्डिनेंस वगैरह हो गया आपका। ओके, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो रूल्स रेगुलेशंस हो गए जो एग्जीक्यूटिव पास करता है। ओके, एग्जीक्यूटिव जो रूल्स रेगुलेशन करता है। एंड इवन नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ, even non-legislative sources of law are under the definition of law in article 13. okay, so यहाँ पर आपको law की definition मिल गई। You got the definition of law, that what all comes under law. okay, but एक most important चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए is constitutional amendment a law. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक बिल लाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, राइट, क्या वो लॉ है? क्या उसको पास करने पे वो लॉ होता है? इज इट लॉ अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सो जो पोजीशन है एज पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पोजीशन ले डाउन की है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, इस पे जजमेंट दिया है आफ्टर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इट इज नॉट अ लॉ। सो इट इज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। सो hence it cannot be challenged. so अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करता है या फंडामेंटल राइट्स को चेंज करता है या कुछ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है, राइट, सो दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ओके, दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन दी कोर्ट अंडर आर्टिकल 13। ओके, बट आगे आप जब पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता चलेगा कि इट कैन बी चैलेंज्ड if it violates the basic structure. So constitutional amendment is not a law under article 13. So इसलिए अगर कोई constitutional amendment अमेंड करता है फंडामेंटल राइट्स को, सो कोई कोर्ट जाके ये नहीं बोल सकता कि दिस लॉ इज गोइंग अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, सो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करिए। व्हाई? बिकॉज वो लॉ की डेफिनेशन में ही नहीं आता अंडर आर्टिकल 13। ओके, बट आगे जाके आप देखोगे केशवानंद भारती केस में ये लिमिटेशन रखी थी जो पार्लियामेंट पे कि इट कैन अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर।
तो इसको हम अगेन आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब अमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, बट इतना बस ध्यान में रखिए आप कि आवर पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, ओके। So that's why fundamental rights are also amendable as long as वो amendment basic structure को violate नहीं करती, okay? Now next हम देखते हैं, अब हम आ जाते हैं right to equality, right? ये right to equality from article 14 to 18 में दी गई है, okay? और इसमें सबसे पहला आर्टिकल देखते हैं हम आर्टिकल 14, okay? First article that we are going to see here is article 14. तो आर्टिकल 14 में क्या दे रखा है? That state shall not deny any person equality before law. दो चीजें हैं, one is equality before law and two equal protection of law, right, within the territory of India. So obviously आप जानते हो टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सप्रेशन का मतलब तो आप समझ ही गए। और दो चीजें, तो इसके अंदर दो राइट्स दिए गए हैं। स्टेट को कहा गया कि स्टेट क्या नहीं कर सकता, स्टेट विल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ 1 एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ 2। अगेन यहां एक चीज आपको और देखनी है, जब हम यहां एनी पर्सन बोलते हैं इट मींस अ लीगल पर्सन, ओके। सो लीगल पर्सन, सो इट कैन ऑल्सो बी एन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, और इट कैन ऑल्सो बी अ कंपनी, इट कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, यानी इट कैन बी एनी लीगल एंटिटी, ओके, लीगल एंटिटी या लीगल पर्सन, ओके। तो अब हमें यहां पर बस दो इंपॉर्टेंट चीजें समझनी, व्हाट इज मेंट बाय इक्वालिटी बिफोर लॉ और व्हाट इज मेंट बाय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ओके। सो जहां तक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इट इज गिवन टू ऑल सिटीजंस, तो इट मींस इसका क्या मीनिंग है, दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है अंडर आर्टिकल 14 दैट एवरीबडी हैज राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ और स्टेट शुड नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इसका मतलब है देयर शुड बी नो स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, मतलब जो हमारा स्टेट है वो किसी भी पर्सन के लिए स्पेशल प्रिविलेज नहीं कर सकता, ओके। इट कैन नॉट गिव एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, ओके। अगेन आगे जाके आप देखोगे ये एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ सर्कमस्टांसेस में जो रीजनेबल सर्कमस्टांसेस हैं उसमें स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, ओके। दूसरा है इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी कोर्ट्स, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेसिकली कि कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई कॉमन आप हो या कोई कॉमन सिटीजन हो, बोथ आर सब्जेक्ट टू सेम लॉज, ओके। ये दोनों सेम लॉज को सब्जेक्ट हैं, और अगर दोनों में से कोई भी क्राइम करता है, इफ एनीबडी डज अ क्राइम, सो जो सेम कोर्ट्स में जिसमें सिटीजन को ट्राई किया जाएगा उसी कोर्ट्स में प्राइम मिनिस्टर को भी ट्राई किया जाएगा इफ दे वायलेट अ लॉ। सो बोथ, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या चाहे कोई कॉमन सिटीजन हो या चाहे इवन प्रेसिडेंट हो, दो प्रेसिडेंट के केस में कुछ स्पेसिफिक वो है जो हम आगे देखेंगे, तो ऑल आर इक्वली सब्जेक्टेड टू द ऑर्डिनरी लॉ, ओके। सी बेसिकली अगर इसको आपको समझना है इसका इंपॉर्टेंस, तो आप देखिए, आप जानते होंगे मनुस्मृति, इंडिया की जो एंशियंट लॉ बुक थी मनुस्मृति, ओके, इट वाज द एंशियंट लॉ बुक ऑफ इंडिया। सो मनुस्मृति में क्या दिया हुआ था कि उसमें कास्ट थी, सो डिफरेंट कास्ट के ऊपर डिफरेंट लॉज, जो एक लॉ था, से मान लीजिए कोई क्राइम किया, किसी ने क्राइम किया, अगर वो अपर कास्ट का होता सो उसको कम पनिशमेंट मिलती। अगर किसी ने कोई क्राइम किया, कोई लॉ ब्रेक किया एंशियंट टाइम्स में, तो एज पर मनुस्मृति क्या था, अगर वो अपर कास्ट का होता है तो उसको कम पनिशमेंट मिलती, अगर वो लोअर कास्ट का होता है तो उसको ज्यादा पनिशमेंट मिलती। तो क्या ये इक्वल सब्जेक्शन है? नो, ये इक्वल सब्जेक्शन नहीं है। बट अब क्या है, अब की टाइम में क्या है, एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ इसलिए क्या है कि आप कोई भी कास्ट के हो, you be of any caste, okay, if you violate a law, तो आपके लिए if you violate a law, तो आपको सेम जो पनिशमेंट मिलेगी लॉ के अगेंस्ट, उस लॉ के लिए सेम पनिशमेंट मिलेगी, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज और इक्वल सब्जेक्शन, ओके। सो देखिए मनुस्मृति में क्या था, हायर कास्ट को स्पेशल प्रिविलेज था, प्लस हायर कास्ट को इक्वली, दे वर नॉट इक्वली सब्जेक्ट टू द लॉ, वो कई चीज में उनको कम पेनल्टी मिल रही थी, ओके। सो ये चीजें नहीं है इन इक्वालिटी बिफोर लॉ,
जो तो कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो। सिमिलरली मनुस्मृति में वुमेन के लिए अलग लॉस, मतलब उनको अलग तरीके से सब्जेक्ट किया जाता था लॉस को, और मेन को अलग तरीके से। ओके, तो चाहे कोई भी कास्ट हो, रिलीजन हो, सेक्स हो, सब एवरीबडी हैज इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब जो ट्रीटमेंट दूसरे को दिया जाएगा लॉ के बिफोर, वो हर किसी को दिया जाएगा। ओके, सेम ट्रीटमेंट। ओके, एंड लास्टली इसका एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट नो पर्सन इज अबव लॉ। दैट इज कोई लॉ के ऊपर नहीं है, नो बडी इज अबव लॉ। ओके, नो बडी इज अबव लॉ मतलब, सो देखिए इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए आपको समझना होगा। अगर हम मुगल एरा की बात करें, मुगल एरा की, तो उस टाइम में क्या था, उस टाइम में बेसिकली क्या था, एम्परर जो था, मुगल एम्परर जो होते थे, दे वर अबाउ द लॉ, दे वर अबाउ द लॉ। मतलब वो जो कह देते थे वो कानून होता था। ओके, सो कानून इनके ऊपर नहीं लगता था, दे वर अबाउ द लॉ। बट आज की डेट में प्रेसिडेंट भी हो हमारा, ओके, ही इज ऑल्सो नॉट अबाउ द लॉ, उसको भी कानून मानना होगा। ही हैज ऑल्सो टू एक्सेप्ट दी लॉज। ओके, जो कंट्री के लॉज हैं, वो चाहे प्रेसिडेंट हो हमारा, प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई भी हो, ही हैज टू एक्सेप्ट दोज लॉज। नो वन इज अबाउ द लॉज ऑफ द कंट्री। ओके, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट। ओके, सो ये जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ करके कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटेन में है, उसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं, उनमें से एक एस्पेक्ट होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। अगेन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे इस पे आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आ रखा है 2018 में आई थिंक, कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, या रूल ऑफ लॉ के क्या कंपोनेंट्स है। ओके, सो ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप आपको बट अभी इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, अब अगला कॉन्सेप्ट जाते हैं हम, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो हम ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। सी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मतलब इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। ओके, सो इक्वल सर्कमस्टांसेस होंगी तो इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, या सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्संस हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। मतलब जो सेम सिचुएशन में है उनके ऊपर सेम तरीके से लॉज अप्लाई करेंगे। ओके, उनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो गया। एंड लास्टली, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सो अगर हम यहां पर देखते हैं, देखिए 3 लोग हैं, एक है अडल्ट पर्सन, एक है चाइल्ड, और एक है डिफरेंटली एबल्ड। ओके, सो अगर हम यहां पर बोले इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो बोलेंगे कि ये इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गई। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए सिर्फ ये नहीं देता इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी देता है। सो अब यहां पर क्या बोलता है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब अनइक्वल्स की बात आती है, अनइक्वल्स की बात आती है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। अनइक्वल्स के केस में ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। देखिए ये तीनों अनइक्वल है ना, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैपेबिलिटी, these three people are different, these three people are unequal, तो इनके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा अब, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, सो दैट्स वाई देखिए यहां पर क्या, अगर हम यहां पर भी इक्वालिटी ऑफ लॉ बोलते तो देखिए यहां सबको एज पर लॉ मान लीजिए ऐसा है कि सबको देखिए सेम चीज दी गई है। ओके, कि किसी के अगेंस्ट किसी को प्रेफरेंस नहीं दिया गया, देयर इज नो प्रेफरेंस गिवन टू एनीवन। बट क्या ये, इज इट अ डिजायरेबल सिचुएशन, इज इट डिजायरेबल, इज इट डिजायरेबल? नो, दिस इज नॉट डिजायरेबल। और बिकॉज दिस इज नॉट डिजायरेबल, दैट्स वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी बिफोर लॉ के साथ साथ लाए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्योंकि अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जानते थे कि हर कोई इक्वल नहीं है हमारी सोसाइटी में, हर कोई इक्वल नहीं है। कुछ लोग सम पीपल आर नॉट इक्वल, राइट, सम पीपल आर अनइक्वल। ओके, कुछ लोग दे आर सोशली बैकवर्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, या कुछ आर एजुकेशनली बैकवर्ड। सो टू डील विद दैट we focus on equal protection of law. Okay, so equality of treatment under equal circumstances, right? So आप देख सकते हो यहां पर, अब देख रहे हो ये equality है, अब equality है because all three could watch the match. Okay, so I hope इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा equal protection of law क्या है। मतलब as per law this is justified कि जो डिफरेंटली एबल्ड है उसको एक रैंप दें हम, राइट। इनफैक्ट ये जो हमारा राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट है, राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट है, उसमें भी एक प्रोविजन है कि पब्लिक बिल्डिंग्स में एक रैंप होना चाहिए फॉर डिफरेंटली एबल्ड। सो कोई ये बोले कि यार ये स्पेशल प्रेफरेंस क्यों, व्हाई दिस स्पेशल प्रेफरेंस टू डिफरेंटली एबल्ड, कोई ऐसा बोल सकता है क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। तो आप बस ऐसा क्यों बोलो कि डिफरेंटली एबल्ड के लिए ही रैंप बनाया जाए इसमें। ओके, सो दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड कि जब अनइक्वल की बात है, क्योंकि
दैट पर्सन इज डिफरेंटली एबल्ड। सो उसको एक फिजिकली टोटली जो फिजिकली केपेबल पर्सन है उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। बोथ आर नॉट इक्वल इन टर्म्स ऑफ फिजिकल केपेबिलिटी, बोथ आर अनइक्वल। सो जो डिफरेंटली एबल्ड है उसको सेम लेवल पे लाने के लिए, टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, हम उसके फेवर में काम कर सकते हैं और लॉ कैन गिव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ओके, so I hope this concept is also clear, what is meant by equal protection of laws and what is equality before law, and क्यों equality before law होने के बाद हमने साथ ही साथ equal protection of law भी रखा, राइट? क्योंकि हमारी सोसाइटी में अनइक्वल्स हैं, राइट? हर सोसाइटी में अनइक्वल्स होते हैं, मतलब जो सेम लेवल पे नहीं है सोशली, इकोनॉमिकली और इन एनी अदर सेंस, वो आर नॉट इन सेम लेवल। सो जब वो सेम लेवल पे नहीं है तो उनको हम सेम ट्रीट नहीं कर सकते। ओके, वी हैव टू ट्रीट देम डिफरेंटली। सो नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ की जहां तक बात आती है, सो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी पावर। मतलब जो स्टेट है वो अपनी पावर्स आर्बिट्रेरली एक्सरसाइज नहीं करेगा, इट विल एक्सरसाइज इट्स पावर्स एज पर गिवन इन द लॉ। मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ही स्टेट भी एक्ट करेगा। ओके, लॉ ऐसा नहीं है सिर्फ सिटीजन्स के लिए, राइट? ऐसा नहीं कि स्टेट कुछ भी कर सकता है कल, जो भी पावर स्टेट को एक्सरसाइज करनी है इट शुड बी एज पर द लॉ। ओके, लॉ के हिसाब से होना चाहिए। ओके, एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो अगेन इक्वालिटी बिफोर लॉ तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट? कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। ओके, नोबडी हैज एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, एवरीबडी हैज, सबके ऊपर सेम लॉ सेम तरीके से एप्लीकेबल है। ओके, एंड ऑल्सो लास्ट थिंग दैट नो वन इज अबव द लॉ। ओके, सो इक्वालिटी बिफोर, देखिए प्लीज ये जो तीन एस्पेक्ट्स हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ के, प्लीज आप ध्यान में रखिए कि नोबडी इज अबव द लॉ, सबको सेम लॉ एप्लीकेबल होगा, एंड ऑल्सो लास्टली दैट देयर इज नो स्पेशल प्रिविलेजेस। ओके, क्योंकि ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। सो अब ये बात है समझने वाली, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन? ओके, सो देखिए रूल ऑफ लॉ कहाँ है? इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ। तो वहां प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। सो बेसिकली इंग्लैंड में क्या होता है कि इंग्लैंड में कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है, तो इंग्लैंड में कहीं पर जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये पढ़ रहे हैं तो पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आर्टिकल्स में क्लियरली फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, बट इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में जो सिटीजन्स हैं उनके पास फुल लिबर्टी है, उनको जो करना है वो करें सिटीजन्स, बट जब तक वो कोई लॉ वायलेट नहीं करते तब तक उनके पास लिबर्टी है। एज लॉन्ग एज सिटीजन्स डू नॉट वायलेट एनी लॉ दे हैव लिबर्टी। ओके, सो दैट्स व्हाट। और अगर मान लीजिए वायलेट करते हैं, अगर कोई ऐसा लॉ आया जिसको वायलेट करते हैं, तो फिर सिटीजन जाते हैं कोर्ट में, राइट? और कोर्ट में डिटरमाइन होता है कि क्या ये इज इट इंक्रोचिंग अगेंस्ट राइट्स ऑफ सिटीजन्स और नॉट। ओके, सो इंग्लैंड में जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं दैट आर प्राइमरी। ओके, मतलब इन राइट्स के थ्रू ही उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन, उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट अगेन उनके राइट्स के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ओके, सो बट इंडिया में क्या है, इंडिया में ये चीज नहीं है। इंडिया में ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं रूल ऑफ लॉ के, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। मतलब इंडिया में भी स्टेट आर्बिट्रेरीली काम नहीं कर सकता। ओके, ऐसा नहीं कि अनफेयर वे में कुछ कर सके, या इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दोनों इंडिया में भी है, बट इंडिया में देयर इज नो प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि इंडिया में राइट्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देता है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट्स इन इंडिया। ओके, सो इंडिया में सिटीजन्स को राइट्स कहां से मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। बट इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में लोगों के पास राइट्स हैं और अनलिमिटेड राइट्स हैं, एज लॉन्ग एज दे डू नॉट वायलेट द लॉ। ओके, और अगर वायलेट करते हैं तो कोर्ट्स में जाते हैं, फिर कोर्ट्स रूल करते हैं उस पर कि वेदर इट इज कि क्या वो लॉ ठीक है या नहीं है। ओके, सो इंग्लैंड में क्या होता है, इंडिविजुअल के राइट्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ओके, ओके, and lastly supreme court has also held, please again an important feature, important aspect जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिसपे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन सकता है। so supreme court has held that ये जो rule of law है, rule of law and its first two elements are embodied in article 14 and they are basic feature of the constitution. so please remember, rule of law is a basic feature of the constitution, is a part of basic structure of the constitution. okay, so कई बार हो सकता है आपको प्रीलिम्स में से पूछ ले which of the following are part of basic structure of or basic feature of the constitution. so rule of law is a basic feature of the constitution. okay, again as I already told you, जब हमने शुरू में देखा था, कोई भी लॉ एब्सोल्यूट नहीं होता, no law is absolute, so there is exceptions to each law. so इक्वालिटी बिफोर लॉ के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे प्रेसिडेंट है,
तो प्रेसिडेंट हैज सम इम्यूनिटीज, ओके, प्रेसिडेंट के पास इम्यूनिटीज हैं। सिमिलरली गवर्नर ऑफ स्टेट हैं, उनके पास इम्यूनिटीज हैं, ओके। फॉर इंस्टेंस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जब तक वो ऑफिस में है तब तक कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट की जा सकती, ये इम्यूनिटी है। सो दिस इज एन एक्सेप्शन टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट। सिमिलरली एमपी एमएलए को भी कुछ इम्यूनिटीज दी गई हैं। फॉरेन सॉवरेन्स जो रूलर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं या डिप्लोमेट्स हैं, दे हैव इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। यूएनओ और उनकी एजेंसीज हैं, दे आल्सो एंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। मतलब बेसिकली हम बोल रहे हैं कि इन सब पे जो लॉज हैं दे डू नॉट अप्लाई इक्वली, ओके। सो लॉज डू नॉट अप्लाई इक्वली ऑन ऑल दीज पीपल, ऑल दीज, राइट। सो दे आर एक्सेप्शंस, ओके, दे आर एक्सेप्शंस। अगेन देखिए, आप बोल सकते हो ये तो वायलेशन हुआ, बट देखिए दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। ये वायलेशन जो है रीजनेबल है, इट इज रिक्वायर्ड, ओके। एक कंपल्शन है, बिकॉज फॉर टू गिव दीज तो इनको ये स्पेशल इम्यूनिटीज देना एक कंपल्शन है, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ऑन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ओके। मूविंग ऑन, अब हम नेक्स्ट देखते हैं राइट टू इक्वालिटी। तो ये बड़ा ही सिंपल राइट है, राइट, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट, राइट। जैसे जेंडर जस्टिस वगैरह सब कुछ जो है इसी राइट से आता है, ओके। सो आर्टिकल 15 में आपको दे रखा है, राइट। सो आर्टिकल 15(1) इसमें दो राइट्स है, आर्टिकल 15(1) और 2 में, ओके। सो आर्टिकल 15(1) बोलता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ओके। सो सिर्फ ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स, ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, बस इन्हीं ग्राउंड्स पे खाली, राइट। ऐसा हो सकता है कि किसी और ग्राउंड पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट करे उनमें, और साथ ही साथ ये ग्राउंड्स भी हो तो वो अलाउड है, बट ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन, ओके। सो अगेन आप देख सकते हो क्या है, ये एक नेगेटिव है कि स्टेट को ये नहीं करना चाहिए, ओके। सो आई होप यू आर सीइंग दैट दिस इज अ नेगेटिव राइट, ओके। सो ऑब्वियसली अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ लाता है या कोई ऐसे एक्शन लेता है जिसमें आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया गया हो ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सो आप क्या कर सकते हो, आप उसको चैलेंज कर सकते हो सीधा सुप्रीम कोर्ट में, ओके। दूसरा क्या है आर्टिकल 15(2) में कि कोई भी सिटीजन है, नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू, ये अब सिटीजन के लिए राइट है, एक पॉजिटिव सेंस में कि कोई भी इंडिया का सिटीजन है, he should not be subjected to any disability, liability, restriction or condition on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth in accessing public places, okay। public places जैसे wells हो गए, tanks हो गए, okay, या कोई roads हो गई आपकी, या कुछ और जो public places list है उसकी पूरी, ऐसे public places access करने में, तो in accessing such public places citizens पे कोई disability, restriction, liability या कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि ये कोई कंडीशन रख दी कि बस इसी रिलीजन के पीपल है वो इस जगह जा सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन हम नहीं रख सकते, ओके। एंड अगेन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज दैट दिस इज ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट नॉट ओनली स्टेट बट ऑल्सो प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ओके। यानी कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी आपको, आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रख सकता। अगर कोई रखेगा तो ऑब्वियसली यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट फिर स्टेट को डायरेक्शन देगा कि आप ये राइट इन्फोर्स कराइए, राइट। उस प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए कि वो ऐसी रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है, ओके, इन एक्सेसिंग पब्लिक प्लेसेस। So I hope this is clear that this one is only available against state. This is available against both state and private individuals. Okay. But again कुछ exceptions हैं. For instance, अब स्टेट को देखो, यहाँ क्या बोला है, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, बट यहाँ बोला है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस, स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस। सिमिलरली फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, scheduled caste, scheduled tribe and economically weaker sections of the society, state can make special provisions. In fact, जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं वो यहां से ही आए हैं, ओके। फॉर यहाँ पर किस चीज के लिए बनाए गए, फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो EWS के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस एक्सेप्शन ओनली, ओके।
सो वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हो गई जो जो हम ओबीसी बोलते हैं, या एससी हो गए, या एसटी हो गए, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, या ईडब्ल्यूएस हो गए, इनके लिए स्टेट कैन मेक स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस। ओके, इनके केस में स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस। ओके, नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 16। सो देखिए आर्टिकल 16 इज स्पेसिफिक टू एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, स्पेसिफिक टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो जो आर्टिकल 15 था वो बोलता था इन जनरल एंड फॉर एजुकेशन के पर्पज के लिए। इन आर्टिकल 15 इट वाज फॉर इन जनरल एंड फॉर पर्पज ऑफ एजुकेशन, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए स्टेट को ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड देयर। एंड दिस आर्टिकल 16 बोलता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में स्टेट को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, अगेन ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। ओके, सो यही है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर सिटीजन को इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू ऑफिस अंडर द स्टेट, एंड सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ओके, ऑन दीज ग्राउंड्स। ओके, बट अगेन यहां पर भी एक्सेप्शंस है। फॉर इंस्टेंस पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन। ओके, पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है कि किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए रेसिडेंस एज अ कंडीशन प्रिस्क्राइब कर सकता है। सिमिलरली वी हैव रिजर्वेशंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। लाइकवाइज ईडब्ल्यूएस के लिए भी रिजर्वेशन है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। सो ये सब रिजर्वेशंस क्या है? दीज आर एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 16। ओके, एंड इनकम्बेंट ऑफ एनी ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस एंड डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन। सो अगेन इसके लिए भी एक इसके लिए भी कह सकते हैं कि जो ऐसा कोई ऑफिस है किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट का, कोई ऑफिस है या कोई डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑफिस है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि उसी रिलीजन का पर्सन वहां की उस ऑफिस को ऑक्यूपाई कर सकता है। सो अगेन ये डिस्क्रिमिनेशन तो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बट अगेन दिस इज एन एक्सेप्शन, ये किया जा सकता है क्योंकि वो एक रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए उसमें उसी रिलीजन का पर्सन वो ऑफिस ले सकता है। ओके, एंड ऑल्सो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस भी अलाउड है, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इट इज दैट जो अगर दिया जा रहा है तो इट हैज टू बी शोन दैट कि वो जो है जो जिस कम्युनिटी को दिया जा रहा है रिजर्वेशन इन प्रपोर्शन, दैट दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। ओके, सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ओके, सो आर्टिकल 16 आई होप इट इज क्लियर दैट आर्टिकल 16 क्या करता है? इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो है रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सो अगेन यहाँ पर आपका सब आ जाता है, ये पूरा रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी, ओके, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए पूरा रिजर्वेशन यहाँ पे आ जाता है। ओके, मूविंग ऑन टू आर्टिकल 17। सो आर्टिकल 17 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो एक जो बहुत ही डेरोगेटरी प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की, उसको अबॉलिश करता है। सो आर्टिकल 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form, right? सो बेसिकली सिटीजन्स को राइट दिया गया है कि कोई भी उनके अगेंस्ट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सो राइट इज गिवन टू सिटीजन्स दैट नोबडी कैन प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी अगेंस्ट देम। अगेन ये एक ऐसा राइट है जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए लॉ बनाने की जरूरत है। देखिए कुछ राइट्स होते हैं सेल्फ एग्जीक्यूटरी, मतलब कुछ ऐसे राइट्स है जिनको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ की जरूरत नहीं है। ओके, बट आर्टिकल 17 में ये जो राइट ऐसा है जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक लॉ की जरूरत होगी, और उसी के लिए जो पार्लियामेंट ने लॉ लाया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ओके, एंड इट डिफाइंस सिविल राइट्स एज एनी राइट एक्रूइंग टू पर्सन बाय रीजन ऑफ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, मतलब बेसिकली क्या हाईलाइट करता है कि बेसिकली किसी भी पर्सन के अगेंस्ट अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। ओके, ये राइट है। ओके, एंड अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, और अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफाइंड नहीं है। सो इट इज नॉट डिफाइंड अंडर आर्टिकल 17 एज वेल एज इट इज नॉट डिफाइंड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। बट उसका मीनिंग क्या है वो जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ने इंटरप्रेट करके बताया गया है, मद्रास हाईकोर्ट ने इंटरप्रेट करके, दैट इट मीन्स दैट सोशल डिसेबिलिटीज, इट मीन्स सोशल डिसेबिलिटीज imposed on certain persons by reason of their birth in certain caste, right? So untouchability का मतलब क्या हो गया? It is a practice of imposing social disability, कि कुछ लोगों पे सोशल डिसेबिलिटी कैसे, कि accessing the wealth,
मतलब जैसे कई बार आपने देखा होगा, इवन अभी भी होता है रूरल एरिया में कि जो पब्लिक वेल होता है कोई, राइट, जैसे कोई किसी गांव में कोई पब्लिक वेल होता है, तो कई बार बोलते हैं कि ये अनटचेबल्स हैं, दे कैन नॉट एक्सेस दिस वेल, सो उनको यहां से पानी नहीं लेना है, उनको कहीं और से पानी लेना है। ओके, सो सच केसेस हैपन इन रूरल एरियाज। ओके, सो इस टाइप की अनटचेबिलिटी को सो इस टाइप की सोशल डिसेबिलिटी को हम बोलते हैं अनटचेबिलिटी। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो आई होप यू नो कि अनटचेबिलिटी अब क्या है। अनटचेबिलिटी मीन्स सोशल डिसेबिलिटीज इम्पोज्ड ऑन सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ इन सर्टेन कास्ट। मतलब कोई किसी कास्ट में बोर्न हुआ है और उसको बोलते हैं अनटचेबल बोलते हैं हम, और उसके ऊपर सोशल डिसेबिलिटी इंपोज करते हैं कि वो यहां से पानी नहीं ले सकता या वो टेम्पल में एंटर नहीं कर सकता। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी, और इसी प्रैक्टिस को आर्टिकल 17 अबॉलिश करता है। और आर्टिकल 17 को इफेक्ट देने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट लाए हैं। और इस एक्ट में देखो क्लियरली बता दिया गया है कि ये चीजें अनटचेबिलिटी है, और कोई ऐसा करेगा तो जो पर्सन ऐसा करेगा उसको अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट वो पीनलाइज होगा। ओके, एंड दिस इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर, राइट, कोई भी करेगा तो अंडर दिस एक्ट ही विल बी पीनलाइज्ड। ओके, एंड इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट that it takes all the necessary action required to ensure that this right is not violated। मतलब अब ये राइट दे दिया गया है दैट ये राइट टू इक्वालिटी में कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, और सबको राइट है कि उनके अगेंस्ट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो स्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है दैट स्टेट शुड इंश्योर दिस राइट। ओके, इट शुड इंश्योर कि किसी के अगेंस्ट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ना हो। Then Article 18. So Article 18 basically abolishes titles. And again, basically titles abolish क्यों करता है? क्योंकि आपने देखा होगा प्रियम्बल में हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो आप देख लिया है आपने, देखिए प्रियम्बल में हम बोलते हैं, इन प्रियम्बल देयर इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, सो स्टेटस की जो है बात आती है वो यहाँ पर आर्टिकल 18 और आपका आर्टिकल 17 है, वो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस लाते हैं। जबकि अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो ये आपका आर्टिकल 16 लाता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, सो आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लाते हैं, और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस जो लाते हैं आपके 17 और 18 आर्टिकल्स लाते हैं। ओके, सो आर्टिकल 18 अबॉलिशेस टाइटल्स, राइट, दैट मीन्स किसी को कोई टाइटल जैसे राजा, महाराजा या राय बहादुर, इस टाइप के टाइटल्स जो है द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस सच टाइटल्स। ओके, कि ऐसे टाइटल्स किसी को नहीं, ना स्टेट देगा ना कोई रख सकता है। ओके, सो प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल और प्रोहिबिट्स सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। तो ना जो इंडियन स्टेट है वो किसी को टाइटल देगा, ना इंडिया के सिटीजन ऐसे टाइटल लेंगे फ्रॉम फॉरेन स्टेट। ओके, ऑल्सो जो सारे हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी जैसे मैंने बताया राजा, महाराजा या राय बहादुर, ये सब है, दे आर बैंड अंडर आर्टिकल 18। ओके, नोबडी कैन यूज दोस टाइटल। ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग हेल्ड दैट जो नेशनल अवार्ड्स है हमारे, भारत रत्न, पद्म भूषण, सो दे आर वैलिड, बट वन कैन नॉट यूज दिस नेशनल अवार्ड्स एज अ टाइटल। मतलब कोई अपने नाम के आगे ये एज अ टाइटल नहीं लगा सकता, भारत रत्न, so on so forth। Okay, so these awards are valid, giving these awards is valid, but nobody could use these awards as titles। Okay, so these should not be used as suffixes or prefixes to names of the awardees। Okay, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया। ओके, देन अब आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट राइट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट राइट, इनफैक्ट ये तो टाइम एंड अगेन आप जानते हो न्यूज में रहता है ये राइट। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड ऑल। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं। तो अंडर आर्टिकल 19 सी फ्रीडम मतलब आपकी लिबर्टी, और आपने देखा होगा प्रियम्बल में क्या बात करते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सो ये सब आपका कहाँ है, ये सब आपका 19 to 22 में रिफ्लेक्ट होता है। ओके, तो आर्टिकल 19 जो है इट गारंटीज ऑल सिटीजन्स 6 राइट्स। व्हाट आर दोज 6 राइट्स? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, right to assemble peacefully without arms,
right to form associations, unions और cooperative societies. तो अगेन ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज किससे है, 97 आपके जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. ओके ये कहां से आया, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. ओके राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ओके right to reside and settle in any part of the territory of India. Okay, and right to practice any profession or carry on any occupation, trade or business. Okay, तो ये कुछ राइट्स है जो आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए हैं, 6 राइट्स. ओके नाउ दीज 6 राइट्स, ये जो 6 राइट्स है, दे आर प्रोटेक्टेड ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स. मतलब स्टेट कैन नॉट लाइक टेक अवे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या स्टेट कोई ऐसा काम नहीं कर सकता विच प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम असेंबलिंग पीसफुली, या स्टेट कैन नॉट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फॉर्मिंग एसोसिएशन, या स्टेट कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ पीपल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. बट अगेन आगे जाके हम देखेंगे ऑल दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. और वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर, ये कौन डिटरमाइन करता है कि वेदर अ रिस्ट्रिक्शन इज रीजनेबल और नॉट. सी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो दे ही रखा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन ग्राउंड्स पे कर सकते हैं, बट कौन डिटरमाइन करता है वेदर रिस्ट्रिक्शन इज रीजनेबल और नॉट, इट इज डिटरमाइंड बाय सुप्रीम कोर्ट. ओके बिकॉज इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके नाउ दीज राइट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स. ओके दे आर प्रोटेक्टेड ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन एंड अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. ओके तो सबसे पहला जो राइट हम देखते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ओके सो इसका मतलब होता है राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यूज, ओपिनियंस, बिलीफ्स एंड कन्विक्शन फ्रीली. कि कोई भी पर्सन अपना जो उसका व्यू है या ओपिनियन या बिलीफ है, कन्विक्शन है, वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है बाय वर्ड ऑफ माउथ, मतलब कैसे, बोलकर, लिखकर, प्रिंट करवाकर या पिक्चर बनाकर या किसी भी तरीके से. ओके बट अगेन this is not absolute. Okay this is subject to reasonable restriction. Okay तो ये जो ऐसा राइट है, इनफैक्ट ये जो राइट है, इट हैज बीन केप्ट एक्सपेंडिंग ओवर टाइम. ओके इसमें काफी नए राइट्स स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इंक्लूडेड है, जैसे राइट टू साइलेंस हो गया, मतलब आपको बोलने का ही नहीं, आपको शांत रहने का भी राइट है. ओके अंडर आर्टिकल 19. सिमिलरली फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, freedom of press comes under article 19. Okay similarly right against बंद, right against बंद, right मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर बंद बुलाया तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपके पास राइट है कि आप पार्टिसिपेट ना भी करो. ओके तो ये जो सारे राइट्स है, दे हैव बीन केप्ट एक्सपेंडिंग ओवर टाइम. ओके और नए राइट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं. फॉर इंस्टांस जैसे एक एग्जांपल है, जैसे राजनारायण केस में कहा गया RTI is part of Article 19. Okay, so Article 19 में RTI ऑलरेडी था, बट फिर बाद में उसको एक्सप्लिसिटली लाया गया. ओके सो मतलब पूरा उसको प्रॉपरली इन्फोर्स करने के लिए एक्सप्लिसिटली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया. ओके सो राजनारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या होल्ड किया था कि RTI इज एम्बेडेड अंडर आर्टिकल 19. ओके अगेन इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या लग सकती हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट. सो जो आर्टिकल 19 है, इट इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि कोई आप ऐसा कुछ ना बोल सकते हो ना एक्सप्रेस कर सकते हो जिससे सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया थ्रेट में आए. ओके या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को थ्रेट हो, या इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स को थ्रेट हो, या पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट हो, या डिसेंसी और मोरालिटी के अगेंस्ट हो, ऐसी कुछ चीज आप बोलो, या इट लीड्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस. तो ऑल दीज आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. मतलब आपके पास फ्रीडम है, बट आपकी फ्रीडम के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब आप अपनी फ्रीडम का ऐसा यू विल नॉट यूज योर फ्रीडम इन सच अ वे दैट वो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दे. ओके दैट इट कॉम्प्रोमाइज सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. मतलब बेसिकली ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं, दीज आर टू इंश्योर दैट यू डू नॉट मिसयूज योर फ्रीडम. दीज आर टू इंश्योर कि आपकी फ्रीडम जो है सोशल ऑर्डर के साथ आपकी फ्रीडम सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे. ओके नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ असेंबली. सो फ्रीडम ऑफ असेंबली दे रखी है आर्टिकल 19 में ही, दैट यू कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. ओके देन राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स. सो फ्रीडम ऑफ असेंबली में क्या क्या आ जाता है, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, राइट टू होल्ड डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड टू टेक आउट प्रोसेशंस. ओके बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, अगेंस्ट सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर. ओके सिमिलरली फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ओके एंड
इसके अंदर ही आता है राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी. सो प्लीज रिमेंबर दिस. So right to form political party is a fundamental right, and it is part of right to freedom of association given under Article 19. Okay, and right to form company, partnership firms, society, clubs, organizations, trade unions और any body of person. So ऐसा कुछ भी association form करने का right आपके पास है under Article 19. Okay, it also covers a negative right of not to form or join an association. Okay, so ये भी प्लीज रिमेंबर करिए दैट इसमें नेगेटिव राइट भी है, दैट यू हैव द नेगेटिव राइट टू नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन. अगेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है? व्हाट आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस? One is regarding sovereignty and integrity of India, and second is regarding public order and morality. Okay, also this is very important. जो right to strike है, it does not come under any of the above rights. Okay, so right to strike is not a part of rights under Article 19. Okay, please remember this. Right to strike है आपका Article 19 के अंदर नहीं आता. Okay, नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. मतलब हर सिटीजन जो है, एवरी सिटीजन कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री. ओके, सो टेरिटरी ऑफ द कंट्री आप समझते हैं, तो मतलब इंडिया में कोई भी कहीं भी मूव कर सकता है फ्रीली. ओके, एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रीडम फॉर मूवमेंट इनसाइड, मतलब कंट्री के विद इन मूवमेंट की फ्रीडम ही प्रोटेक्ट करता है. ओके, और बाहर मूवमेंट करने की फ्रीडम कहाँ प्रोटेक्ट होती है? दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21. ओके, एंड अगेन इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन like interest of general public and protection of interest of any scheduled tribe. Okay, similarly आपके पास freedom of residence है, मतलब आप कहीं भी रिसाइड कर सकते हो, सेटल कर सकते हो किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी में. ओके, बट अगेन यहाँ भी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? प्लीज कीप दिस रिस्ट्रिक्शन इन माइंड. ओके, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, क्या रिस्ट्रिक्शन है? इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सेम रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी है. ओके, देन लास्टली फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, मतलब आप कुछ भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं. यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस. बट अगेन सी, एनी बोला तो इसका मतलब आप नहीं कि आप कुछ भी इलीगल भी कर सकते हो. तो वही है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. ओके, मतलब आप इलीगल काम नहीं कर सकते अंडर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन. ओके, एंड ऑल्सो मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल दूं, तो देखिए आप बोलो कि मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, तो मैं बनाता हूं हूच. हूच क्या है? बेसिकली इलीगल लिक्वर. ओके, और देखा है ना आपने कई बार हूच ट्रेजेडी होती है, कई लोग ये जो इलीगल लिक्वर है पी के दे डाई. ओके, सो आप बोलो कि मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, सो आई कुड मेक हूच. ओके, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज मेकिंग हूच गोज अगेंस्ट व्हाट? इट गोज अगेंस्ट जनरल इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. ओके, इट इज अगेंस्ट द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट. ओके, ऑल्सो एक और चीज है यहाँ पर, दैट स्टेट कैन प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस फॉर एनी प्रोफेशन. मतलब जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है तो मैं बिना सीए की डिग्री के मैं सीए बन जाऊंगा, नहीं. सो स्टेट कैन प्रिस्क्राइब कि अगर आपको सीए बनना है तो आपको सीए की डिग्री होनी चाहिए. इफ यू हैव टू बिकम एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू नीड अ डिग्री ऑफ सीए. ओके, अगर आपको इफ यू नीड टू प्रैक्टिस लॉ, तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए. ओके, similarly state can also carry out by itself any trade, business, industry or service with exclusion of complete or partial of citizen otherwise. Okay, मतलब आप सब जानते हो कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हो गया. अब यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी में क्या है? सिर्फ स्टेट फंक्शन कर सकता है. सो आप ये नहीं बोल सकते कि स्टेट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा कि न्यूक्लियर एनर्जी में कोई और काम नहीं कर सकता. ओके, सो आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है तो मैं भी न्यूक्लियर एनर्जी में काम करूंगा, मैं भी अपना रिएक्टर बनाऊंगा. नहीं, दैट यू कैन नॉट डू. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल द राइट्स अंडर आर्टिकल 19. अब नेक्स्ट जो आपका राइट आता है, इट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. राइट, सो ये जो आर्टिकल 20 में राइट है, इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन. मतलब किसी पर्सन पे कोई एक्विजिशन लगा हुआ है, सो उसको कुछ प्रोटेक्शंस मिलती हैं. एन एक्यूज्ड पर्सन हैज सम प्रोटेक्शंस, ताकि उसको आर्बिट्रेरीली और एक्सेसिव पनिशमेंट ना दी जाए. सो क्या प्रोटेक्शन मिलती है? पहली प्रोटेक्शन मिलती है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. इसका क्या मतलब हुआ? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये हुआ कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कोई अगर क्राइम हुआ है तो उस क्राइम के लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लॉ है उसी के लिए उसको पनिश किया जाएगा अंडर दैट लॉ. ऐसा नहीं है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बना के
यानी रेट्रोस्पेक्टिव मतलब मान लीजिए कोई एक्टिविटी हुई 10 दिन पहले, 10 डेज बिफोर, राइट, और 10 डेज आफ्टर पार्लियामेंट एक लॉ बनाता है और कहता है मैं इसको पनिश करूंगा अंडर दिस लॉ, तो ये नहीं हो सकता, ओके कोई क्रिमिनल। एंड ऑल्सो यू नीड टू नोट कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ क्रिमिनल लॉज, ओके। सिविल लॉज के केस में, सिविल लॉज के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है ये प्रोटेक्शन, ओके। सो दिस प्रोटेक्शन ऑफ नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ क्रिमिनल लॉज। सिविल लॉज जैसे टैक्स लॉज हैं, उसके केस में नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की वो जो है इज नॉट एप्लीकेबल, ओके। मान लीजिए तो ऐसा इसमें कर सकते हैं कि गवर्नमेंट आज कोई टैक्स लॉ लाए और उसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कर सकती है गवर्नमेंट, मतलब पीछे जाके टैक्स ले सकती है, ओके। नेक्स्ट इज नो डबल जियोपार्डी, मतलब बेसिकली सेम चीज के लिए दो बार पनिशमेंट ना मिले किसी को, ओके। सेम ऑफेंस के लिए दो बार पनिशमेंट, प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट ना मिले। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय नो डबल जियोपार्डी। अगेन ये डबल जियोपार्डी इज ओनली इन केस ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ या जुडिशियल ट्राइब्यूनल, ओके, बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्राइब्यूनल, ओके। अगर बट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, यानी मान लीजिए कोई पर्सन है, इफ देयर इज अ पर्सन ए, ही इज कन्विक्टेड ऑफ सम ऑफेंस, ओके, अंडर अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको निकाल भी सकती है, ओके। गवर्नमेंट कैन रिमूव हिम, ओके। सो इन दैट केस इट विल नॉट बी अ डबल जियोपार्डी, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है। बस क्या नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट ऑफ लॉ ने कोई क्राइम किया है, उसके लिए एक बार बोला 10 साल और सेम ऑफेंस के लिए दूसरी बार बोला किसी और कोर्ट ने 20 साल पनिशमेंट देंगे, तो टोटल 30 ईयर्स। तो ऐसा नहीं कर सकते, सेम ऑफेंस के लिए दो बार पनिश नहीं किया जा सकता, ओके। एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने अगेंस्ट एविडेंस दे, मतलब वो खुद ही बोले कि मैंने हाँ ये क्राइम किया है। एंड दिस इज ओनली एक्सटेंडेड टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ओके। So this was protection under Article 20. I hope you are clear. ये प्रोटेक्शन जब मिलती है कि किसी पर्सन पे, जैसे किसी पे कोई एक्विजिशन लगा है और वो कोर्ट में जा रहा है, तो उसको कन्विक्शन के वक्त ये सब प्रोटेक्शन है उसके पास कि उसको ऐसे किसी ऐसी चीज के लिए कन्विक्ट नहीं किया जा सकता जिसके लिए किसी मतलब क्रिमिनल लॉ के लिए जो बहुत आगे आया हो, राइट, जो बाद में बना के उसको पीछे की उसकी किसी एक्टिविटी के लिए कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। डबल जियोपार्डी मतलब उसको ही कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस ट्वाइस, जो उसने कोई एक क्राइम किया है उसके लिए दो बार उसको कोर्ट्स पनिश नहीं कर सकते, ओके। एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब उसको ही कैन नॉट बी फोर्स्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब उसको ये फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपना क्राइम कमिट करे, वो बोले कि हाँ मैंने ही ये क्राइम किया है, ओके। नेक्स्ट अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज आर्टिकल 21, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस पे प्रिलिम्स पे क्वेश्चन आते हैं। जस्ट अ सेकंड, लेट मी ड्रिंक अ बिट ऑफ वाटर। सो आर्टिकल 21 जो है आपका, आर्टिकल 21 जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस पे प्रिलिम्स में क्वेश्चन आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। इनफैक्ट एक बार आ भी चुका है, लाइक इसमें आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ओके। एंड आई थिंक इट केम इन 2018। और तब क्यों आया था, क्योंकि एट दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था आर्टिकल 21 में, नोन एज, जो आप आगे पढ़ोगे, नोन एज दैट दिस केएस पुट्टस्वामी केस, राइट। उसमें कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, राइट। सो प्लीज करंट अफेयर में देखिए, फॉर यू आई वुड लाइक टू हाईलाइट इन करंट अफेयर, राइट, प्लीज ध्यान रखिएगा आगे अगर कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन आर्टिकल 21 या आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 जो उसके स्कोप को चेंज करता है, ओके, विच चेंजेस इट्स स्कोप, या इवन आर्टिकल जो आपका राइट टू इक्वालिटी है, ओके, आर्टिकल 14। सो अगर ऐसा कोई जजमेंट आता है तो प्लीज उसको बड़े ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि 2018 में ये जजमेंट आया था कि एस पुट्टस्वामी का, उसमें ये किया था, राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ का पार्ट किया था, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपको आर्टिकल 21 पे ही आ गया कि राइट टू लाइफ की कौन कौन सी चीजें राइट टू लाइफ के पार्ट है, ओके। सो दैट्स वाई इस तरीके से आप स्टैटिक पढ़ रहे हो अभी, बट प्लीज ध्यान रखना कि अगर कुछ करंट में ऐसा डेवलपमेंट होता है तो उसका भी ध्यान रखना है, ओके। नाउ व्हाट डज आर्टिकल 21 डिक्लेयर? इट डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty, okay। किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका क्या मतलब है? मतलब आपको आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से एक्सेप्ट एक लॉ के अकॉर्डिंग ही डिप्राइव किया जा सकता है,
और विदाउट विदाउट अ लॉ यू कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ योर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी. ओके, सो दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट. और आपको ये एक्सप्रेशन भी समझना इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कोई लॉ बना दिया, उसमें कोई प्रोसीजर कर दिया, तो अगर एग्जीक्यूटिव वो प्रोसीजर फॉलो करता है, सो देन अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसीजर आपको आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव किया जा सकता है. तो इसका एग्जांपल मैं दूं, आप जानते हो आईपीसी 302 जो सेक्शन है उसमें डेथ पेनल्टी है. तो हम जब डेथ पेनल्टी दे रहे हैं, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ हिज लाइफ. हम किसी व्यक्ति की लाइफ ले रहे हैं. ओके, वी आर टेकिंग लाइफ ऑफ समवन. हम राइट अंडर आईपीसी सेक्शन 302 जो धारा आईपीसी 302 धारा में डेथ पेनल्टी है. ओके, सो इट इज, हम क्या कर रहे हैं, किसी की लाइफ डिप्राइव करें. सो क्या ये वायलेशन है आर्टिकल 21 का? इज इट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21? नो. Why it is not a violation of Article 21? Because it is being done as per the procedure established by law. क्योंकि ये जो IPC हमारा लॉ है, इसके अकॉर्डिंग हमने गए हैं और इसके अकॉर्डिंग उसको ट्रायल हुआ है और इसके अकॉर्डिंग हमने उसको फांसी की सजा दी है एज पर अ लॉ. सो सब कुछ बिकॉज इट इज बीइंग डन एज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इन IPC सेक्शन 302. सो दैट्स व्हाई वी कैन डिप्राइव, द स्टेट कैन डिप्राइव. ओके, स्टेट कैन डिप्राइव. That this is for state. Okay, ये state के लिए है. That no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by the law by state. Okay, so I hope आपको ये clear होगा कि आर्टिकल 21 और procedure established by law का मतलब क्या है. एक और जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इसका जो इंटरप्रिटेशन है इस फंडामेंटल राइट का. ओके, ये जो आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट करके कंटिन्यूअसली एक्सपांड करते रहे हैं. ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसको इंटरप्रेट किया है और आर्टिकल 21 में क्या चीज आती है कि पर्सनल लाइफ और लिबर्टी का मतलब क्या होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन एक्सपांड करते रहे. क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो बस यही लिखा है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, बट लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन के थ्रू उसको हमेशा एक्सपांड करते रहा है. ओके, जैसे गोपालन केस में जब सबसे शुरू में बड़ा ही नैरो इंटरप्रिटेशन था. ओके, फिर मेनका गांधी केस में इसका बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन हुआ. ओके, सो आगे हम इसको भी देखेंगे. और केएस पुट्टस्वामी जो मोस्ट रिसेंट एक और एग्जांपल आपको बता, जो केएस पुट्टस्वामी केस में क्या बोला, राइट टू लाइफ का मतलब होता है इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी. ओके, राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूड करती है. ओके, इसके अलावा आर्टिकल 21A है आपका, दैट इज राइट टू एजुकेशन. उसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया. इट इज इट मैंडेट्स कि स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि स्टेट को हर जो बच्चा है 6 से 14 साल के बीच में उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है. ओके, सो ये किससे लाया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, राइट. और इसके साथ साथ 45 और 51A में भी चेंजेस किए थे. तो वो हम जब DPSP और वो पढ़ेंगे हम फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वहां पर हम ये देखेंगे क्या चेंजेस लाए, राइट. और इट वाज इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 21A की पार्लियामेंट ने एक राइट भी एक लॉ लाया, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल RTE एक्ट लाया. ओके, तो आई होप यू नाउ नो आर्टिकल 21A क्या है. ओके, और उसको इनैक्ट करने के लिए पार्लियामेंट एक लॉ लाया. ओके, नाउ मूविंग ऑन, एज मैंने आपको बताया था कि गोपालन केस में नैरो इंटरप्रिटेशन था. नैरो किस सेंस में? ओके, सी पहली चीज तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आपने देखा वहां प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है. तो इसका मतलब गोपालन केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो राइट है इट इज ओनली अवेलेबल अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन. मतलब लेजिस्लेचर मतलब आपका पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर हो गया. it can take away, right, it can make a law to take away your life. Okay, it can make a law to take away your life or personal liberty. Okay, so और अगर पार्लियामेंट और वो कोई ऐसा लॉ बनाता है तो आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं दी गई है. क्योंकि इस आर्टिकल में क्या एक्सप्रेशन यूज्ड है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. ओके, एक्सप्रेशन यूज्ड इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. तो अगर ये एक्सप्रेशन यूज है तो मतलब अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया और प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर दिया कि इस प्रोसीजर को अगर एग्जीक्यूटिव फॉलो करेगा, राइट, सो ही दैट एग्जीक्यूटिव कैन टेक अवे दी लाइफ और लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट. सो ये नैरो इंटरप्रिटेशन था. और दूसरा पर्सनल लिबर्टी का भी बड़ा नैरो इंटरप्रिटेशन था. मतलब पर्सनल लिबर्टी मींस ओनली, पर्सनल लिबर्टी इन लाइफ मींस ओनली एग्जिस्टेंस. ओके, सिर्फ एग्जिस्टेंस, बस
जिंदा रहे पर्सन, ओके, दैट पर्सन कैन ओनली लिव, ओके, बड़ा ही नैरो इंटरप्रिटेशन था पर्सनल लिबर्टी का, ओके, सो ये गोपालन केस में था। बट अल्टीमेटली इन मेनका केस क्या हुआ, वाइडर इंटरप्रिटेशन। सो इसमें क्या किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ कि अब जो ये राइट है, जो ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, इट इज अवेलेबल अगेंस्ट बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एक्शन, ओके। सो दोनों, पहले क्या इंटरप्रेट किया था गोपालन केस में कि ये जो राइट है इट इज ओनली अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ओके, लेजिस्लेचर के एक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। तो अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा काम करता है जिससे आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जाती है, देन यू कैन नॉट गो टू दी कोर्ट्स, ओके। बट अब इन मेनका केस it was introduced due process of law and this was made available against both executive and legislature action. So now अब अगर देखिए अभी भी even now legislature can make a law, legislature एक ऐसा लॉ बना सकता है जिससे आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ली जा सकती है। So legislature can make a law through which your life and personal liberty can be taken away. But अब ये एक कंडीशन है। Now this condition is there because of this introduction of due process of law that जो भी लॉ लेजिस्लेचर बनाएगा इट शुड बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। सो एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ देयर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी शुड बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट, ओके। And also right to life does not merely means existence, but it means life with dignity, okay, and encompassing wide set of rights। मतलब राइट टू लाइफ के अंदर ही बहुत सारे और भी राइट्स हैं, ओके, इट इज अ वेरी वाइड राइट, ओके, जैसे मैंने आपको बताया राइट टू प्राइवेसी अंडर केस पुट्टस्वामी, ओके। So it includes wide set of rights which relate to liberty of an individual। So please इसको भी ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स में ऐसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं, यहां पर आपके लिए एक लिस्ट मैंने दे दी है, व्हाट आर सेट ऑफ इंपॉर्टेंट राइट्स, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है। सो प्लीज इस लिस्ट को आप देख लीजिएगा, ओके, प्लीज गो थ्रू इट। इसके जो नोट्स है आपको डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट अब हम लास्ट जो अभी आज के लिए हम जो कवर करेंगे दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ओके। सो बेसिकली इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्संस हु आर अरेस्टेड और डिटेन, ओके। और जो अरेस्ट भी और डिटेंशन भी जो है दो टाइप का हो सकता है, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मतलब कोई क्राइम किया है और कन्विक्शन के बाद डिटेन किया गया है, आफ्टर कन्विक्शन मतलब किसी ने कोई क्राइम कर दिया और उसके बाद उसको अरेस्ट या डिटेन कर रहे हो, राइट। और प्रिवेंटिव मतलब किसी ने कोई क्राइम नहीं किया है, ना उसका कोई ट्रायल हुआ ना कन्विक्शन हुआ है, बट फिर भी उसको डिटेन कर रहे हो क्योंकि देयर इज अ सस्पिशन दैट ही मे डू समथिंग रॉन्ग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय प्यूनिटिव डिटेंशन और व्हाट इज मेंट बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन, ओके। तो फॉर अरेस्ट अंडर डिटेंशन अंडर ऑर्डिनरी लॉ ये राइट्स हैं जो दिए गए हैं आपको। अगर आपको ऑर्डिनरी लॉ के अंदर डिटेन किया जा रहा है, इन दैट केस आपको बताना होगा, यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कि किस ग्राउंड्स पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। आपके पास राइट है दैट यू कुड कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। सो आपके पास राइट है कि आप लॉयर किसी लीगल प्रैक्टिशनर को आप कंसल्ट कर सकते हो, अपने आप को डिफेंड करवा सकते हो उससे। आपके पास राइट है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है विद इन 24 आवर्स। यू हैव राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अगर अनलेस मजिस्ट्रेट अथोराइज फर्दर डिटेंशन। मतलब अगर मजिस्ट्रेट फर्दर डिटेंशन अथोराइज नहीं करता तो आपको 24 घंटे में आपको छोड़ना होगा उनको। So these are the rights given to you under if you are arrested or detained under ordinary law। अगर आपको ordinary law के अंदर अरेस्ट या डिटेन किया जाता है तो आपके पास ये राइट्स हैं कि आपको अरेस्ट के क्या ग्राउंड है वो बताना है, आप लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकते हो और मजिस्ट्रेट के सामने आपको 24 घंटे में यू हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एंड ऑल्सो you have to be released in 24 hours after 24 hours if magistrate does not authorize any further detention। अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जैसे क्या होता है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ओके, इट इज अ लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो इसके अंडर अगर आप अरेस्ट और डिटेन किए जाते हो, सो इन दैट केस कुछ राइट्स हैं आपके पास। क्या राइट्स हैं? आपका डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 months, योर डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 months। बट अगर कोई एक एडवाइजरी बोर्ड जिसमें एक हाईकोर्ट का जज है, अगर वो एडवाइस देता है, इन दैट केस इट कैन बी एक्सीडेड बियॉन्ड 3 months, ओके। और ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन आपको बताने चाहिए, बट अगेन उसमें भी कुछ ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड फैक्ट्स है तो वो आपको नहीं बताए जाएंगे, राइट। और आपको डिटेन्यू आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर। तो जो डिटेंशन ऑर्डर आपके अगेंस्ट लाया गया है
उसके अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाने की, आपको एक रिप्रेजेंटेशन देने की, कि आप बोलें कि ये ऑर्डर गलत है, इसकी आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ओके, सो एंड ऑल्सो पार्लियामेंट के पास पावर्स है अंडर आर्टिकल 22 टू मेक लॉज टू रेगुलेट प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये पावर्स दी गई है पार्लियामेंट को। यू कैन सी हियर कि पार्लियामेंट कैन स्पेसिफाई सर्कमस्टांसेस एंड क्लासेस ऑफ केसेस इन विच पर्सन कैन बी डिटेन्ड मोर देन 3 मंथ्स। सो 3 महीने से ज्यादा अगर डिटेन करना हो तो उसके लिए पार्लियामेंट एक लॉ बना के क्लियरली बता सकता है कि इन केसेस और इन क्लासेस को 3 महीने से ज्यादा हम डिटेन कर सकते हैं। ओके, एंड दैट टू विदाउट ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। ओके, और पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मेक अ लॉ फॉर मैक्सिमम पीरियड फॉर विच पर्सन कैन बी डिटेन्ड in any classes of cases. Okay, and what should be the procedure to be followed by the advisory board in an inquiry. So ये कुछ powers है पार्लियामेंट के पास under article 22 to regulate preventive detention. Okay, also this is important, ये जो 2 पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रिंस से क्वेश्चन बनता है। तो पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक लॉज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजंस कनेक्टेड विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ओके, सो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से लेके कोई अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ बनाना होगा तो उसकी पावर किसके पास है? ओनली पार्लियामेंट के पास, उसकी पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ओके, बट पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर, तभी इसके अंडर क्या है? यूएपीए लॉ इसके अंडर बनाया हुआ है पार्लियामेंट ने। ओके, एंड पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर कैन कॉन्करेंटली मेक लॉज, मतलब दोनों लॉज बना सकते हैं फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन केसेस, किस चीज के लिए? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज और एसेंशियल सर्विसेज एंड एसेंशियल कमोडिटीज टू कम्युनिटी। तो इसके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज कौन? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं। इनफैक्ट स्टेट लेजिस्लेचर का एग्जांपल दूं तो महाराष्ट्र में इसके अंडर आपके पास मकोका है। ओके, राइट, मकोका है फॉर कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ओके, so this is it for our session. Okay, we have completed article 12 to 22. I know थोड़ा बड़ा सेशन हो गया था ये, but fundamental rights is a very important part. Okay, and again I would strongly suggest you, मैं आपको बोलूंगा अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कोई भी डाउट आए तो प्लीज जो डाउट फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में वो भरिए। ओके, प्लीज वो डाउट फॉर्म भरिए डिस्क्रिप्शन में, एंड ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखिए। प्लीज गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड प्लीज रिवाइज इट। ओके, प्लीज रिवाइज इट, और ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। आप प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करिए। ओके, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम विद फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2। ओके, so thank you very much, see you again next time.